डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है ये हुकूमत तो एक कलील मुद्दत के लिए है ना, ज़ाहिर इलेक्शन होने हैं, एक नई हुकूमत आनी है, उसको भी यही चैलेंजेस होंगे। तो फैसल साहब ने जिस नुक्ते की तरफ इशारा किया है उस पर आप अपनी एक्सपर्ट राय क्या देंगे? देखिए, एक तो ये है कि आई थिंक ये अनसर्टेनिटी हमें बहुत जल्दी ख़त्म करनी पड़ेगी और उसका एक तरीका ये है कि एंटरिम गवर्नमेंट की तरफ जाया जाए और एंटरिम गवर्नमेंट को पूरी तरह से एम्पावर किया जाए कि वो IMF के साथ मामले तय करें और जो मुश्किल चीज़ें करनी हैं वो कर लें, क्योंकि हम बहुत ज़रूरी है इस वक्त। हमने IMF के साथ अगर हमारा प्रोग्राम नहीं होगा तो हम डेफिनेटली डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है कि हम डिफ़ॉल्ट करेंगे। और डिफ़ॉल्ट अगर हमारा हुआ तो जितना बोझ उसका होगा तो वो बिल्कुल आम आदमी कुचला जाएगा। सो आई थिंक नंबर 1 है कि हमने IMF प्रोग्राम को बहाल करना है और वो एक एंटरिम गवर्नमेंट कर सकती है। सियासी गवर्नमेंट के लिए ये काम करने बड़े मुश्किल होंगे। दूसरी बात ये है कि जैसे आप टैक्सों की भी बात कर रहे हैं, वो भी हमें डेफिनेटली करने चाहिए, बट हमें अपने अखराजात के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म की कटौती करनी चाहिए। बहुत सा हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हैं, क्योंकि आप ये देखते हैं कि पिछले द्वार में हमने बिजली के कारखाने लगाए तो वो भी महंगे लगाए और उनका भी नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न है हमारी इकॉनमी के लिए, क्योंकि वो इतने महंगे लगाए हैं कि उसकी वजह से जो बिजली मिलती है उससे हम कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। इसी तरह आप बाकी प्रोजेक्ट्स भी देखें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं जिनकी नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न है। सो एक तो ये इस किस्म की अमेरिका में इसको पोक बैरल पॉलिटिक्स कहते हैं कि हर सियासतदान जो है अपने मर्जी के प्रोजेक्ट्स करता है और उसका फ़ायदा कोई ख़ास नहीं होता। तो वो चीज़ें कम करनी पड़ेंगी और 1-2 साल हमें बड़ी ऑस्टेरिटी के साथ अपने हुकूमत के खर्चे कम करने पड़ेंगे। बहुत बड़ा जाल है हुकूमती अखराजात का जिसको आप कट कर सकते हैं और वो कट करने के बाद फिर हमें देखना पड़ेगा कि किस चीज़ पे हम कितना टैक्स लगाएं, किस चीज़ को हम सब्सिडाइज करें, अवाम की भलाई के लिए कैसे काम आगे चलाएं। और ये इकॉनमी जो है ये अगले 6 महीने से 1 साल के लिए कम अज़ कम ये यूक्रेन का जो क्राइसिस है इसके लिए हमें पूरी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतना वक्त तो आपको लगेगा और आपने अपने रिजर्व्स को बिल्ड अप करना है, कम नहीं आप कर सकते। ऑलरेडी हमारे रिजर्व्स जो हैं $10 बिलियन जो हैं खाते नीचे आ चुके हैं। तो हमने डॉलर्स की अब प्रमोशन करनी है, इन्वेस्टमेंट भी हमने डॉलर्स में लेके आनी है। चाइना जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहा था उसने भी हाथ पीछे किया हुआ है, उसको दोबारा से लाएं कि जी वो आके यहाँ बिज़नेस टू बिज़नेस इन्वेस्टमेंट करें। हमारे अपने लोग जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वो यहाँ पे आके बड़ी इन्वेस्टमेंट करके नौकरियाँ पैदा कर सकते हैं। सो इतने मुश्किल हालात में भी हमारे मुल्क में खासी रेजिलियंस है। और आपने ये भी देखा कि जो इमरान खान साहब के लास्ट डेटा आया पिछले दिनों उसमें 5.5% इकोनॉमिक ग्रोथ भी थी। उसमें आपकी कंपनीज़ का सब कंपनीज़ ने बड़े अच्छे मुनाफे भी कमाए हैं। आपके बैंक्स जो हैं उनके पास बेशुमार लिक्विडिटी भी है, उनके पास वो कर्ज़े देने चाहें प्राइवेट सेक्टर में तो वो बड़े आराम से दे सकते हैं। और आपने अपना इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर करना है। ये पॉलिटिकल टेंशन जो है ना, इसके अगर इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती है, यानी कि आप भी यही समझते हैं कि जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है जब तक वो बेहतर नहीं होगी, ज़ाहिर मुल्क की जो ज़ाहिर इकॉनमी की सूरत हाल है वो बेहतर नहीं हो सकती। हम सब्सिडी देने की बात करते हैं जी, अजनास पर खुर्दनी तेल पे दरामद किया जाता है, लेकिन सब्सिडी कैसे दें, क्योंकि ख़जाने में इतने पैसे ही नहीं हैं कि हम आवाम को रिलीफ दे सकें। इसी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे माशियात शान सईद साहब, उनका भी हम इस पर मौक़िफ़ लेंगे। शान सईद साहब बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है वो एक मखलूत हुकूमत है, कलील मुद्दत के लिए है, क्या वो आवाम को रिलीफ दे सकती है? क्योंकि अगर हम बात करें इंटरबैंक में तो डॉलर आज 193 पर है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 195 पर भी नहीं मिल रहा। तो सर ऐसी सूरत हाल में क्या कोई मईशत को कंट्रोल कर सकता है, स्टेबल कर सकता है? ये जो शहबाज शरीफ
की गवर्नमेंट है हाँ ये कोई डिलीवर नहीं कर सकती, ना आवाम को रिलीफ दे सकती है। अच्छा। पिछले अप्रैल की मैं आपको बात कर रहा हूँ जब डॉलर 152 पे था जी और आज डॉलर जो है 193 पे, तो 27% डेप्रिशिएट कर गया है पिछले एक साल में। और एक महीने में जो डॉलर है 12 अप्रैल से अगर आप देखें डॉलर जो है 6% डेप्रिशिएट कर गया है विद इन 1 मंथ। अगर एक करेंसी 6% डेप्रिशिएट करती है ओपन मार्केट में तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक, ना तो कोई इकोनॉमिक पॉलिसी उस गवर्नमेंट को हैंडल ही नहीं करना आ रहा। तो जब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, इन्वेस्टर्स का मतलब है लोकल इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर, दोनों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है गवर्नमेंट में, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो सर दीगर मोहरकात भी तो होते होंगे ना डॉलर प्राइस बढ़ने के? डॉलर प्राइस बढ़ने के दो वजूहात हैं, एक तो ग्लोबली डॉलर बढ़ रहा है उसकी एक फैक्टर है, दूसरा पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है वो एक अलग फैक्टर है, तीसरा डॉलर की ग्लोबली शॉर्टेज पैदा कर रहा है फेडरल रिजर्व, जो उनकी एक टैक्टिकल मैनूवरिंग है ताकि पूरी दुनिया जो है वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये तीन वजूहात हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो बेसिक वजह है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इमरान खान जैसे वो मेरे से पहले स्पीकर कह रहे थे जी कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान में लेके आ रहे थे, और अगर उनकी गवर्नमेंट ना गिराई जाती तो पाकिस्तान जो है Q2 जून तक पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सॉलिड फुटिंग्स पर आ जाती और हमारा GDP जो है वो अपसर्ज की तरह जा रहा था। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल हंगरी लोग इतने ज्यादा हैं और उनको सीट का इतना ज्यादा शौक है कि वो एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, और ये टांगे खींचने की वजह से और गवर्नमेंट को नहीं आवाम को नुकसान होगा। और अगले जो है 4-5 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल हैं। अगर हमने कोई डिसाइसिव डिसीजन नहीं लिया पाकिस्तान क्या पता डिफॉल्ट कर जाए। ओके, सारे इकोनॉमिस्ट यही कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। और अभी मैं चाहूंगी शान साहब हमारे साथ ही आप रहिए। तमाम सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।